गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारी जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस कैसे काम करती है। अभी तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर था हमने वो पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस फीचर्स हैं। तो इस चैप्टर में हम फंक्शन पढ़ेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के क्या फंक्शंस है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म और सिस्टम। ओके, अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, जो कि द प्राइम मिनिस्टर, उनके अलावा द होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे जहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, जो नेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं लेने होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ओके, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है वो अपने राज्य तक सीमित रहती है। ओके, वो अपने राज्य में होने वाले जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो लेती है। ओके, देन कम्स द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं इन राज्यों में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, है ना, वेरियस सिटीज़ होती हैं, गांव होते हैं। ओके, वहाँ पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो सरपंच लेवल गवर्नमेंट हो, पंचायत लेवल गवर्नमेंट हो, सिटी में वार्ड काउंसलर या मेयर के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस हो उनको हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस। ओके, अब जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें जो थ्री टायर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट हम मानते हैं। ओके, जो गवर्नमेंट के 3 टायर जैसे माने जाते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब बेसिक डेफिनेशन हम क्या पढ़ के आए हुए हैं 8th से, कि लेजिस्लेटिव आर द पर्सन दैट वी इलेक्ट, जो पीपल्स जिसको हम इलेक्ट करते हैं, है ना, जो कि जाके इन लोकसभा राज्यसभाओं में जाके जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वहाँ बैठते हैं। तो डायरेक्टली जो लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो हर 5 साल के टर्म में इलेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोकसभा चुनाव कहते हैं, जिसमें जो नॉर्मल पीपल है, कॉमन पीपल है, जो अपने उम्मीदवार, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के उम्मीदवार को इलेक्ट करके उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुँचाता है या फिर पार्लियामेंट तक पहुँचाता है। ओके, देन कम्स द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि वेरियस पोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री की उनके पास वेरियस पोस्ट होती है ना, हो सकता है ही माइट बी होम मिनिस्टर, ही माइट बी डिफेंस मिनिस्टर। ओके, आपने केवल अपने लेजिस्लेटिव चुने हैं। ओके, आपने पर्टिकुलर ये नहीं चुना है कौन पर्सन को कौन सा मिनिस्टर बनना, ये कौन डिसाइड करता है, दैट लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो रहते हैं पूरे लोकसभा की, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कौन कौन से पीपल, कौन कौन से वेरियस जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की वो संभाला। इनके अलावा एग्जीक्यूटिव वो होते हैं लाइक जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती है, जिसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, ये सभी एग्जीक्यूटिव उसमें आते हैं। ओके, देन कम्स जुडिशरी। जुडिशरी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का, या फिर मोस्ट पावरफुल जो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। क्योंकि जुडिशरी का इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को बदल तक सकता है। ओके, और कहीं ना कहीं जुडिशरी का काम भी यही है कि जो रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही गवर्नमेंट एज वेल एज द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया वर्क उसके अंडर ही करें। ओके, नाउ वैसे ही सेम ये हमारे डेफिनेशन है बेसिक। अब हम इनके जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इन लेजिस्लेटर्स को, इन एग्जीक्यूटिव्स को, इन जुडिशरी कौन कौन सी पोजीशन में क्या है, इनके बारे में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बात करें तो जुडिशरी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि क्योंकि वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है। ओके, वो पूरे इंडिया से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते पूरे इंडिया में। ओके, यही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंस करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पूरा पावर होती है कि पूरे इंडिया के लिए डिसीजन ले सकता है। से यहाँ पे जुडिशरी भी पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है गवर्नमेंट कोई भी नया लॉ एंड ऑर्डर, कानून, बिल जो भी लेकर आ रही है वो भारत की जनता, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री के खिलाफ है, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो जुडिशरी उस लॉ या बिल को खारिज तक कर सकते हैं। ओके,
फिर आते हैं हमारे लेजिस्लेटिव द पर्सन दैट वी इलेक्ट एंड दे वर्क इन आवर एज ए पार्लियामेंट, ओके, जो हमें लोकसभा एंड राज्यसभा में काम करते हैं, ओके। देन कम्स आवर एग्जीक्यूटिव्स आर दोज जहाँ पर हम इलेक्शन के दौरान ही जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हम इलेक्ट करते हैं, सॉरी, जो इनको हम जिस पार्टी को हमने जिता दिया, फिर वो उस पार्टी के जो भी हेड होता है, जिसको कि उस पार्टी का दल का अध्यक्ष माना जाता है, वही उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है एंड ही डिसाइड्स कौन कौन से वेरियस मिनिस्टर विल बी वर्किंग एज अ कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इनके भी ऊपर होता है प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का सबसे हेड पर्सन होता है वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। ही हैज़ द पावर कि वो, इसके इतनी पावर होती है इस प्रेसिडेंट के पास कि वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व तक कर सकता है। गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना है ना, गवर्नमेंट जो है उसको भंग कर सकता है, ओके। और उसको ऐसा लगता है दैट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग और वर्किंग प्रॉपरली। अब वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में देयर आर थ्री टायर गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ओके। अब यहाँ पे जुडिशरी कौन रहेगा? द हाई कोर्ट एंड देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ओके। एक स्टेट के लिए जो सबसे हाई लेवल जुडिशरी ऑफ रहेगा वो रहेगा हाई कोर्ट का। देन कम्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर जो होते हैं वो होते हैं, उसमें हमारे स्टेट में भी हमारी विधानसभाएं, असेंबली होती हैं, तो हमारे लेजिस्लेटर वो होते हैं, हम ऑब्वियसली बात हमको इलेक्ट करते हैं। देन कम्स एग्जीक्यूटिव जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग द गवर्नर। अगर स्टेट के हेड देखे कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या हमारे जैसे लाइक एक स्टेट का हेड है, तो वो कौन होता है? यहाँ का गवर्नर होता है। उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इसके पास भी सेम पावर होती है कि वो स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है, ओके। आपने सुना होगा कभी कि जब भी कोई इलेक्शंस जीतता है तो वो अपनी मेजॉरिटी को साबित करनी पड़ती है और गवर्नर के सामने कि हम गवर्नमेंट बनाने के योग्य हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है। तो इस परमिशन कौन देता है? गवर्नर। सो ही इज अल्टीमेटली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, ओके। फिर उसके नीचे आते हैं द काउंसिल ऑफ वेरियस मिनिस्टर। अब स्टेट गवर्नमेंट में देयर आर वेरियस मिनिस्टर्स, है ना। स्टेट गवर्नमेंट जैसे लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी स्टेट का एक एजुकेशन मिनिस्टर भी होता है। देयर आर वेरियस departments in the state government and central government, okay. Now हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छी थी वो थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसका लोकल गवर्नमेंट, ये हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स पे बांट रखा है। इसी को हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ओके। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो पहले मैं उन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आती है डुअल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है फेडरल फॉर्म में डुअल गवर्नमेंट होती है। अगर रेस्पेक्ट देखें इन रिस्पेक्ट टू द कंट्री एंड स्टेट, तो ऐसा है कि किसी स्टेट के लिए सेंट्रल भी फैसला ले सकती है ना, और वहाँ का स्टेट तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए फैसला तो ले गई सही। सपोज करिए एमपी के लिए ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला नहीं ले सकती है, एज वेल एज यहाँ का जो स्टेट, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी एमपी के लिए फैसला ले सकती है। तो यहाँ पर क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। देन आती है डिविजन्स ऑफ पावर। इनके पावर को डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे कि लाइक कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बाध्य है उन डिसीजंस को लेने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर डिफेंस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हो, रेलवे से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना हो, डिफेंस, रेलवेज, इनके अलावा और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बाध्य है, उन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पावर डिसीजंस होते हैं जो सिर्फ केवल स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के पीपल्स के वेलफेयर के लिए ले सकती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करना, वहाँ पर फार्मर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं ले पाएगी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही ले पाएगी, ओके। फिर आती है कि फेडरल होम गवर्नमेंट के लिए जो नेसेसरी टर्म जो है वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित फॉर्म में होना चाहिए, नहीं रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तभी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू हो सकती है। देन आती है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एक कहते हैं एडवांटेज या उसके सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो जुडिशरी होता है वो दोनों स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट
से ज़्यादा उसके पास पावर होती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस कानून बनाए गए हैं कि द जुडिशरी के पावर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। देन द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, जो दो अलग अलग हाउसेस हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के बने हुए हैं, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस इज ऑल्सो नोन एज द राज्यसभा एंड द लोकसभा, जिनको कि हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द ड्यूअल गवर्नेंस। ओके, हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारा दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, there is an executive in the union where there is a council of minister and there are president, prime minister, and also there are executive and legislative within, wherein a governor and a council of minister under the chief minister and legislative assembly। जैसे कि हमारे डुअल गवर्नेंस है, लाइक स्टेट के लिए हमारे पास गवर्नर हेड होते हैं, फिर उनके मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, और जो कि अलग अलग कैबिनेट उनके संभालते हैं, लाइक एमपी का भी होम मिनिस्टर रहता है, एमपी के भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है। सेम ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज आफ्टर द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देन उनके कैबिनेट मिनिस्टर में उनके एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे, तो ये हो गए हमें ड्यूअल गवर्नेंस। ओके, सेंट्रल पूरे कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी और पूरे अपने स्टेट के लिए वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट डिसीजंस लेगी। फिर पावर जो है उनको डिवाइड कर रखा है। कुछ सर्टेन पावर्स होते हैं जो कि सेंट्रल के पास होते हैं, कुछ सर्टेन पावर्स होती हैं जो कि स्टेट के पास होती हैं। ऐसे बहुत सारे अफेयर्स होते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजंस ले सकती है। ऐसे कुछ अफेयर्स लाइक डिफेंस से रिलेटेड हो गया, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, डिफेंस फोर्सेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवे से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चरल, सोशल वेलफेयर, पुलिस से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। ओके, अब ऐसे भी कुछ पावर्स होती हैं जिनमें दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फैसला ले सकती हैं। ओके, इससे वैसे इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 47 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फैसला ले सकती है। बट लेकिन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट्स उनमें 4 सब्जेक्ट्स और बढ़ा दिए, जिससे कि जो नंबर ऑफ जो डिस्टेंस है वो 52 सब्जेक्ट्स तक जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ फैसला ले सकती है। जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया, वाइल्ड लाइफ से हो गया, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है। इनके अलावा और भी अदर सोर्सेज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड या बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, सोशल इंश्योरेंस, लेबर के वेलफेयर के लिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे अदर 52 सब्जेक्ट्स है जिन पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों फैसला ले सकती हैं। ओके, देन आते हैं सुप्रीमेसी इन रिटर्न फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना है तो ये बात का अनिवार्य रूप से जो हमारा जो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू होती है तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी है। ओके, और यही और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम और बेसिक लॉ है हमारी कंट्री का, और यही इसकी खासियत है। ओके, और जितने भी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हो, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही काम करता है। बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ना स्टेट ना सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती। देन आता है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के पास अपने अलग सुप्रीमेसी होती है, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति काम करने के लिए बाध्य है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए। वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कानून बने हुए हैं जिसके तहत जो है आप जुडिशरी को किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए फेवर करने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम और कायदे कानून बने हुए हैं, जैसे लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे लाइक सुप्रीम कोर्ट के जब नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो उसका पूरा टेन्योर जो होता है उसको पूरा कंप्लीट करना होता है। उस टेन्योर के बीच में किसी भी जज को सस्पेंड नहीं किया जा सकता या फिर किसी डिसीजन से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि उसका टेन्योर कंप्लीट ना हो जाए। ओके, अनटिल अनलेस इफ़ ही और शी इज़ फाउंड गिल्टी। अगर वो किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में जाते हैं जिसमें वो गिल्टी फाउंड हो जाते हैं ड्यूरिंग गिविंग ए जजमेंट और किसी सुनवाई के तहत, तो ही उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी डिसीजन जो कोई भी केस चल रहा उस दौरान किसी भी जज को हटाया नहीं जा सकता है। ओके, देन कम्स द 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेस। पहला जो हाउस है उसको हम पार्लियामेंट्री हाउस एंड सेकंड वन इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
ओके, अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं उसको हम जनरली राज्यसभा के नाम से जानते हैं, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, एज द नेम सजेस्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और जो दूसरे जो हैं वो हम इनको हम इनडायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। और जो अपर हाउस मीन्स इसको हम लोकसभा कहते हैं, जिसमें हम जो कॉमन पीपल होते हैं वो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ओके, इसी में जो राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम कॉमन पीपल से इन्वॉल्व नहीं होती। उसमें जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर होते हैं वो आपस में अपने उम्मीदवारों खड़े करते हैं और वही वोट भी करते हैं, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर। वेयर एज जो हमारे पार्लियामेंट के जो मीन्स जिसको आप लोकसभा के उम्मीदवार बोलते हैं उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम डिविजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में जानेंगे, कैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो डिवाइडेड। ओके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेके टू डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में काम करना है, देयर सो वेरियस थिंग्स जिनको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।